हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। यह काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है जो हमें ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सीख देता है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले इसके ऑथर के बारे में जानना जरूरी है। Alphonse Daudet (1842–1897) was a French novelist and short story writer। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट, जिनका लाइफ स्पैन 1840 से 1897 तक रहा। यह एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। फ्रेंच भाषा में नोवेल्स लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870–1871। ये जो चैप्टर है यह उस समय का है जब फ्रांस और प्रूशिया में वॉर चल रही थी। ये वॉर चली 1870 से 1871 तक। एक साल तक यह युद्ध चला था। फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बताऊं तो फ्रांस तो आज एक कंट्री है जिसको हम जानते हैं। प्रूशिया क्या है? प्रूशिया 1870 के टाइम पर एक बहुत ही पावरफुल और सेपरेट कंट्री थी, जो कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से मिलाकर के प्रूशिया बनता था। बट आज प्रूशिया टूट चुका है और इन 3 कंट्रीज के पार्ट में मिल चुका है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस वॉर में जो फ्रांस है वो प्रूशिया से हार जाता है। उस समय प्रूशिया का जो नेतृत्व कर रहे थे वह बिस्मार्क थे। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। तब जर्मनी में वे राष्ट्र शामिल थे जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से थे। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। इस कहानी में जो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सैक और लॉरेन, ये प्रूशिया के हाथों में चली जाती है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ। कहानी में आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका फ्रांस के बच्चों पर और वहाँ के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रेंच नाम के लड़के से, जो कि उस दिन सुबह सुबह बहुत लेट हो जाता है और उसे बहुत डर भी लग रहा था कि आज तो उसे डांट पड़ेगी। Especially because Sam Hamill had said that he would question us on participles। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो उसके टीचर एम हेमेल हैं, उन्होंने उससे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट न्यू द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन उसे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ पल के लिए वह सोचता है कि आज वह स्कूल बंक मार देता है और आज का दिन बाहर बिताएगा। It was so warm, so bright। उसने देखा कि दिन बहुत ही चमकीला और मौसम बहुत ही सुहावना है। The birds were chirping at the edge of the wood। जो पक्षी हैं वो जंगल की बाहरी छोर पर चहचहा रहे हैं। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling। और वह देखता है कि सॉमिल के जो खुले मैदान हैं वहाँ पर प्रूशिया के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी परेड वगैरह कर रहे हैं। सॉमिल मतलब होता है लकड़ी काटने के जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े, उनको सॉमिल कहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रांस को यह सारे नज़ारे पार्टिसिपल्स याद करने की तुलना में बहुत अच्छे लग रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। लेकिन फिर वह अपने मन को कंट्रोल करता है और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलता है, यह सोचते हुए कि नहीं, स्कूल तो जाना चाहिए।
आगे When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब जब फ्रांस आगे बताता है कि जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ इकट्ठा है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड है जहाँ पर कंट्री में जो भी बेकार खबरें या फिर अच्छी खबरें, जो भी आदेश वगैरह होते थे, वो सारी जनता को दिखाने के लिए यहीं पर लागू किए जाते थे, यहीं पर लगाई जाती थी। For the last 2 years, all our bad news had come from here. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से आ रही थी। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. कैसी बुरी खबरें? जैसे फ्रांस अपनी जंग हार गया रूसिया से, वो खबर, कहीं सूखा पड़ गया वो, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश वगैरह भी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैं खुद से सोचता हूँ कि अब क्या मैटर हो गया, अब कौन सी बुरी खबर आ गई है। लेकिन जो फ्रांस है वो खबर पढ़ने के लिए उधर जाता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. उसके बाद जब फ्रेंड्स वहां से जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भागता है, रास्ते में उसे एक लोहार जिसका नाम वॉचर है, जो कि अपने चेले वगैरह के साथ बैठकर अखबार पढ़ रहा था, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to school in plenty of time." तो वह लोहार फ्रेंड से बोलता है कि बब मतलब कोई लड़का या किसी बच्चे को बब कहते हैं। वह कहता है, बच्चे इतनी जल्दी मत भागो, तुम अपने स्कूल काफी समय में पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached Hammer's little garden all out of breath. मुझे लगा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं उसे इग्नोर करके जल्दी जल्दी एम हेमल के गार्डन में पहुंचता हूँ हाँफते हुए। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. वैसे जब यूजुअली स्कूल जब चालू होते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है, इतना ज्यादा शोर होता है कि उसकी आवाज हम बाहर रोड पर खड़े होकर भी सुन सकते हैं। The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. इस तरह की नॉइजेस होती हैं जैसे डेस्क का खोलना और बंद करना, जब टीचर कहते हैं कि अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके लेसन्स को जोर जोर से बोलो ताकि वह तुम्हें याद हो जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का वह डंडा जिसको वह टेबल पर बजाते रहते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ जैसे का तैसा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो फ्रेंड सोच रहा था कि रोज तो शोर शराबा होता ही है, आज भी होगा, और इसी शोर शराबे के बीच में वो चुपके से अपनी डेस्क पर बैठ जाएगा बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज के दिन तो सब कुछ बड़ा ही शांत था, जैसे आज रविवार का दिन है, क्योंकि रविवार को स्कूल बंद रहते हैं तो एकदम सन्नाटा रहता है, लेकिन आज भी वैसा ही सन्नाटा पूरे में पसरा हुआ था। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट। जब मैं विंडो से झांक करके देखता हूँ तो मैं अपने क्लासमेट्स वगैरह को देखता हूँ जो कि पहले से ही अपनी प्लेसेस पर बैठे थे। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और वह देखता है कि जो उसके टीचर हैं एम हेमिल, वो अपने भयानक और बड़े लोहे के डंडे को अपने आर्म के नीचे दबाकर इधर से उधर क्लास में घूम रहे हैं।
आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब उसको डोर से ही अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो जो फ्रांस है, फिर वो क्लास का डोर खोल के अंदर जाता है और उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। डरा हुआ तो वो पहले से ही था, लेकिन अब उसे शर्म भी आ रही थी कि स्कूल में सब बच्चे आ चुके हैं और मैं ही हूँ जो कि इतना लेट स्कूल में एंटर कर रहा हूँ। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place, silly little friends. We were beginning without you." लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो एम हेमल है, उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से मेरे से बोले, जल्दी से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ फ्रेंड्स, हम तो आज की क्लास तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं अपनी बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है जल्दबाजी में। Not till then when I had got a little over my fright. जब तक मैं अपने डर को थोड़ा सा काबू कर पाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap? जब तक मैं अपने डर पर काबू पाता हूँ, थोड़ा शांति से बैठता हूँ, तब मैं नोटिस करता हूँ कि जो आज हमारे टीचर हैं, उन्होंने आज अपना सुंदर हरा कोट पहना हुआ है, अपनी झालीदार शर्ट पहनी हुई है और अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की टोपी पहन रखी है, जो कि पूरी तरीके से कढ़ाई की हुई है। That he never wore except on inspection and Fridays. और इसको वो कभी नहीं पहनते थे, बस कुछ खास दिन पहनते थे। कैसे खास दिन? जैसे जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था और जिस दिन इंस्पेक्शन वगैरह होता था उस दिन। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा जो पूरा स्कूल है वो आज बहुत ही अजीब और सीरियस था, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन वह चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज कर दिया, वह यह थी कि जो हमारी क्लास की पीछे डली खाली बेंचेस होती थी, जिन पर कोई नहीं बैठता था, आज उन पर गांव के लोग बैठे हुए हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं और बच्चों की तरह। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. कौन कौन बैठा हुआ है? विलेज पीपल बैठे हुए हैं, जैसे हॉजर किसी का नाम है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसका नाम हॉजर है। वो गांव का मुखिया टाइप है, सरपंच टाइप होते हैं, उसी तरह से, जो कि 3 कोन वाली टोपी पहनता है। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर, जिनकी अब जॉब छूट चुकी है, जो कि पहले काम करते थे। और इसके अलावा भी और भी गांव के बच्चे और बूढ़े वगैरह बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, सबके सब दुखी थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर है ना, वो अपने साथ एक पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर एक बुक टाइप है, वो अपने साथ एक पुरानी बुक लाया था। Thumbed at the edges, जिसके किनारे मुड़े हुए थे। And he held it open on his knees with his great spectacles flying across the pages. और वह जो प्राइमर था, उसने अपने पैरों पर रखकर खोल रखा था और उसके बड़े बड़े चश्मे पेजेस के बीच में रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इन सबके बारे में सोच विचार कर रहा था, तब तक जो एम हेमेल हैं, वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी सॉफ्ट और सीरियस आवाज में जिसमें उन्होंने मेरे से बात की थी, उसी आवाज में बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्ली टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। एम हेमेल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं तुमको क्लास देने जा रहा हूँ, यह तुम्हारी
अंतर फ्रेंच भाषा की क्लास है। बर्लिन से यह ऑर्डर आ गया है कि अल्साक और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आपके जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे, तो यह आज आपकी लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंटिव सतर्क रह करके इस क्लास को अटेंड करें। व्हाट अ थंडरक्लैप दिस वर्ड्स टू मी। यह वर्ड्स मेरे लिए ऐसे थे जैसे बिजली गिर गई हो। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। अरे मेरे भगवान, अब उसको समझ आता है कि जो टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था। तो जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर यही खबर लिखी हुई थी कि अल्साक और लॉरेन के स्कूल में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसी को लोग पढ़ रहे थे। My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there। फ्रेंच अब सोच रहा है, क्या मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन? लेकिन क्यों? मुझे तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं आता। क्या मैं इसके आगे और नहीं सीख पाऊंगा? अब मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा। Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for taking bird eggs or going sliding on the stars। तो मुझे अब कितना पछतावा हो रहा है कि मैं अपने लेसन याद नहीं करता था। चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए और स्लाइड पे सार करने के लिए मैं अपने क्लासेस बंक कर दिया करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the stands were old friends now that they could not give up। मेरी किताबें जो अभी कुछ समय पहले मुझे एकदम बकवास लग रही थी और उठाने में ऐसी बोझ लग रही थी, मेरी ग्रामर की बुक और मेरी संतों की हिस्ट्री जो कि अब मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे वो अपने पुराने दोस्तों जैसे लग रहे हैं जिनको अब मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, और साथ में एम हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी forget all about his ruler and how friendly he was। इस सोच ने कि अब वह मेरे से दूर चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इस बात ने मेरे अंदर से उनके डंडे के डर को भगा दिया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। ओह बेचारे, तो इसीलिए अपने लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने संडे को पहनने वाले कपड़े आज पहन रखे हैं, और अब उसे यह भी समझ आ गया था कि गांव के लोग उधर पीछे खाली बेंचेस पर क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too, that they had not gone to school more। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे भी दुखी थे। उन्हें पछतावा था कि वे स्कूल में ज्यादा क्यों नहीं आए और उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा को क्यों नहीं सीखा, क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है कि वे जिस कंट्री में रह रहे हैं उन्हें उसी राष्ट्र की मातृभाषा नहीं आती। इस तरीके से तो वह उस देश के नागरिक ही नहीं कहलाए जा सकते। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। एम हेमल, उन गांव वालों का वहां आना और एम हेमल के लास्ट क्लास में बैठना उनका एक तरीका था एम हेमल को धन्यवाद देने का, जो कि पिछले 40 सालों से पूरी लगन से स्कूल में पढ़ा रहे थे। वे अपनी कंट्री के प्रति भी अपना आदर और सम्मान दे रहे थे, जो कि अब उनकी थी ही नहीं, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो प्रूशिया है उसने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो सिटीज वगैरह हैं अल्साक लॉरेन, अब ये प्रूशिया के हाथों में चली गई थी।
While I was thinking of all this, I had my name called. जब मैं ये सब के बारे में सोच रहा था तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया. It was my turn to recite. अब सुनाने की बारी मेरी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. फ्रांस अब सोच रहा है कि पार्टिसिपल्स के कठिन और भयानक रूल्स को सुनाने के बदले अगर उससे कोई कुछ भी मांग ले तो वह क्या कुछ नहीं देगा. उसका मतलब यह है कि अगर वह एम हैमेल को बिना किसी गलती के बिना हिचकिचाए अगर पार्टिसिपल्स के रूल्स सुना दे तो इसके बदले में वह कुछ भी दे देगा. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन वो तो पहले अक्षर पर ही अटक गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. खड़े खड़े उसने अपनी बेंच को पकड़ लिया और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था. आई हैड एम हेमेस सेज टू मी. और एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप इसका मतलब है कि वह ऊपर देखने की और एम हेमल से आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था. आई हैड एम हेमल से टू मी. तभी मैं सुनता हूँ कि एम हेमल मुझसे कुछ कह रहे हैं. आई वॉन्ट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. एम हेमल कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंड्स, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा. See how it is every day we have said to ourselves, I have plenty of time, I will learn tomorrow, and now you see where we have come out. देखो यह क्या हो रहा है. रोज हम खुद से कहते हैं अरे अभी तो मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल याद कर लूंगा. लेकिन अब तुम देख सकते हो कि हम ऐसा करते हुए हम रोज अपना काम कल पर टालते हुए आज कहाँ पहुँच गए हैं. That's the great trouble with Elsac. She puts off learning till tomorrow. यह एल्साक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वह कल के लिए टालती रहती है. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. मुझे ये बताओ कल को जो लोग प्रूशिया से इधर आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम ये जो खुद को फ्रेंच का नागरिक बताते हो, फ्रेंचमैन होने का दिखावा कर रहे हो, तुमको तो ना फ्रेंच बोलना आती है और ना ही लिखना, उनको तुम क्या जवाब दोगे? बताओ उनको तुम क्या जवाब दोगे? उनका तो फिर हक है तुमसे ये बोलना. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो. इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है कि तुम्हें आज अपनी मातृभाषा नहीं आती. हम सब दोषी हैं. नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं. Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक नहीं हैं. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. वे तुम्हें खेत या फैक्ट्री वगैरह में भेज देना चाहते हैं ताकि उससे थोड़े और पैसे आए और उनको घर चलाने में आसानी हो. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और मैं इसके लिए खुद को भी दोषी एम हेमेल कह रही है कि इसके लिए मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ. मैं भी तो तुम्हें अक्सर अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था जबकि तुमको उस समय लेसन याद करने थे, और साथ ही जब मेरा मछलियाँ पकड़ने जाने का मन करता था तब मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था.
Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. इसके बाद एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज पर बात बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ, सरल और लॉजिकल भी। हमें इसकी आपस में रक्षा करनी होगी, इसे प्रोटेक्ट करना होगा और कभी भी इसे भूलना नहीं है। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे मातृभाषा को पकड़े रहेंगे, अपनी मातृभाषा को बोलते रहेंगे, उसे सीखते रहेंगे, या फिर ऐसा है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी है, मतलब वे गुलामी से छूट सकते हैं। आज़ादी की किरण है, अभी भी उनके आज़ादी की किरण अभी भी उनके अंदर बनी हुई है। Then he opened the grammar and read us our lesson. इसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोलकर हमें लेसन पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. I was amazed to see how well I understood it. मैं यह देख के बहुत अचंभित था कि आज मुझे सब कुछ कितने अच्छे से समझ आ रहा था बाकी दिनों के मुकाबले। All he said seemed so easy I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained anything with so much patience. जो भी वो बोल रहे थे आज फ्रेंड्स को बहुत आसान लग रहा था। उससे ऐसा इसीलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने कभी उन्हें इतने ध्यान से नहीं सुना, और जो एम हेमल हैं उन्होंने भी कभी इतने धैर्य से नहीं पढ़ाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे एम हेमल जाने से पहले हमें वो सब दे देना चाहते थे जो उन्हें आता था। And to put it all into our heads at one stroke. और यह सब ज्ञान वे हमारे दिमाग में एक झटके में डाल देना चाहते थे। After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग की लेसन थी। That day, M. Hamel had new copies for us. उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लाए थे। Written in a beautiful round hand, French Alsac, जिसमें सुंदर कर्सिव राइटिंग में फ्रेंच अल्सैक लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of the desk. ये छोटे छोटे शब्द They looked like little flags floating everywhere in the room, hung from the rod at the top of our desk. ये छोटे छोटे शब्द मानो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे बनाए गए हों, और यह क्लास में हर जगह लगे हुए थे, डेस्क के ऊपर, रॉड के ऊपर, सब जगह। You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the papers. तुम्हें देख के शॉक्ड हो जाते कि वहाँ सब कैसे चुपचाप अपना काम कर रहे थे और वहाँ कितनी शांति थी, बस पेन को पेपर के ऊपर लिखने की ही आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on pressing their fish hooks, as if that was French too. और वैसे कहाँ गलती हो गई? After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. ग्रामर के बाद हमारी राइटिंग की क्लास थी।
उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच इल्सैक, इसमें सुंदर कर्सिव राइटिंग में फ्रेंच इल्सैक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ये छोटे छोटे शब्द झंडों की तरह लग रहे थे, जिन्हें क्लासरूम में हर जगह लगाया हुआ था, जैसे डेस्क के ऊपर, रॉड में, इधर उधर कई जगह। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तुम यह देख के शॉक हो जाते कि वहाँ सब चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे और वहाँ कितनी शांति थी, बस पेपर के ऊपर पेन से लिखने जाने की ही आवाज हो रही थी। वैसे लिखते टाइम जैसे हम अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए काफी आराम से अपना काम करते जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर। लेकिन आज बाकी दिन के मुकाबले सारे बच्चे चुपचाप सीरियस होकर अपना काम कर रहे थे, जैसे उनकी जान दांव पर लगी हो। When some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. कभी कुछ ततैया मतलब उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई उन पर कोई ध्यान नहीं देता। Not even the littlest ones who worked right on pressing their fish hooks, as if that was French too. और यहाँ तक कि जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो फिश हुक में लगाए जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, वे भी शांत बैठे थे, लग रहा था वे भी फ्रेंच ही हैं। On the roof of the pigeons flew very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत के ऊपर जो कबूतर हैं वो बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने खुद से सोचा, क्या वे प्रूशिया के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में ही सिंग करने को कहेंगे? क्या वे इनसे भी अपनी भाषा छीन लेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw an animal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. मैं जब लिखने के बीच सर उठाकर देखता था तो मैंने देखा कि एम हेमल बिना हिले डुले एक टक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वे कभी एक चीज को घूरते हैं तो कभी दूसरी चीज को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था मानो उस स्कूल रूम में जितनी भी चीजें हैं वह उन्हें अपने मन में बसा लेना चाहते हैं कि क्या चीज कहाँ पर रखी हुई है और क्या चीज कहाँ पर टंगी हुई है। फैंसी, यह अजीब है। For 40 years he had been there in the same place, क्योंकि पिछली 40 सालों से जो एम हेमल है वो इसी जगह पर रह रहे हैं। With his garden outside the window and his class in front of him, और सामने ही उनका खिड़की के बाहर ही उनका गार्डन बना हुआ है और सामने ही उनकी क्लास लगती है। Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. सिर्फ बेंचेस और टेबल्स घिस-घिस कर चिकनी हो गई हैं। The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और तथा उनके द्वारा लगाया गया छोटा सा अखरोट का पेड़ आज 40 साल बाद काफी बड़ा और ऊंचा हो गया है। हैप पाइन जिसको उन्होंने खुद अपने हाथों से बोया था, खिड़कियों से लिपटती हुई छत तक पहुंच गई है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. तो जो यह सब छोड़ते हुए उसका दिल कितना टूट रहा होगा, बेचारे। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बेचारे, ऊपर के कमरे से उनके बहन के चलने की आवाज आ रही थी, जो कि अपने बक्से, ट्रंक्स को अटैची कहते हैं, जो कि अपने
ट्रंक्स को पैक कर रही थी। ये ट्रंक्स काफी पहले टाइम पे चलते थे, इनको हम दादी नानी के घर पे या फिर मूवीज वगैरह में, पुरानी मूवीज में देख सकते हैं। उनकी बहन सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ही यह देश छोड़कर शिफ्ट होना था। But he had the courage to but he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी, वह इतने हिम्मतवान थे कि उन्होंने हर लेसन को लास्ट तक सुना। After the writing, we had a lesson in history. लिखने के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास थी। And then the babies chanted their ba baby bo bo, और उसके बाद जो बेबीज हैं वो अपना बा बेबी वो करके याद करने लगे अपने लेटर्स। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. साथ ही में जो कमरे के लास्ट में बैठे बुड्ढा हॉजर ने भी अपने चश्मे को पहन लिया था। And holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और उसने प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़कर वह भी उनके साथ अक्षरों को पढ़ रहा था। You could see that he too was crying. आप ये देख सकते थे कि वह रो रहा था। His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आवेग से भरी उसकी आवाजें कांप रही थी और उसे सुनने में हमें बड़ा ही मजाकिया लग रहा था कि हम सब हंसना भी चाह रहे थे और साथ ही हमें रोना भी आ रहा था। How well I remember that last lesson. मुझे बड़े ही अच्छे से याद है मेरा अंतिम लेसन। All at once the church clock struck 12. तभी चर्च की घंटी बजती है, 12 बज जाते हैं। And the angelus at the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. फिर चर्च की प्रेयर पूजा पाठ वगैरह होता है और ठीक उसी समय ड्रिल से लौटते हुए प्रूशियंस लोगों के नारे हमारी खिड़की से अंदर आते हैं। M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. तभी एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, बहुत ही कमजोरी से। मैंने उन्हें आज से पहले इतना कलरलेस और थका हुआ कभी नहीं देखा था। My friends said but something choked him. He could not go on. मेरे दोस्त एम हैमल आगे कहने लगते हैं, मेरे दोस्तों मैं, लेकिन किसी चीज ने उन्हें रोक दिया। वे आगे नहीं बोल पाए और चुप हो गए। Then he turned to the blackboard, took a piece of the chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर वे ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, एक चॉक का पीस उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं। Vive la France, Vive la France, Vive la France का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी का मतलब होता है अमर, यानी फ्रांस है जो वो अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. उसके बाद वह रुक गए और अपने सिर को दीवार पर झुका लिया और बिना कोई शब्द कहे उन्होंने बस अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने कहा, आज की क्लास खत्म होती है, तुम अब घर जा सकते हो। This is very emotional ending, and when we start the chapter, I think कि ये चैप्टर इतने इमोशनल तरीके से खत्म नहीं होगा, बट अ वेरी गुड स्टोरी, इतनी अच्छी सीख दी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।
जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसको दिल से पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे हमें इससे सीखने को मिल रहा है बाद में भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए